हेलो इंटेलिजेंस, मैं हूं मंतशा खान और आप सभी का स्वागत है माइंड मेकअप में। इस वीडियो से जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारा, तो थर्ड सोर्स आर्कियोलॉजी। ठीक है, इसे पढ़ने से पहले हम एक क्विक रिकैप करेंगे। तो पिछले लेक्चर वीडियो में हम क्या पढ़ के आ चुके हैं? पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने समझा मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। ठीक है, दो मेजर सोर्स जिसके जरिए हम लोग अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है उससे हमें पुराने जमाने के मेडिसिन, साइंस, एपिक्स, पोम्स, ये सारी चीजें पता चलती है। वही हम लोगों ने इंस्क्रिप्शन में समझा कि इंस्क्रिप्शन में हमें क्या है, राजा महाराजा की जिंदगी के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि भला हमें आम जनताओं के बारे में कैसे पता चलेगा कि आम जनताएं क्या कर रही थी पास्ट में, अतीत में? क्योंकि हमारे लिए जितना ज्यादा जरूरी है एक प्रभावशाली राजा के बारे में पढ़ना, उतना ही ज्यादा जरूरी है कि आम जनताओं के भी बारे में पढ़े। जो आम जनताएं थी तो वो किस तरह से अपना गुजर बसर कर रही थी, कैसे रह रही थी, सह रही थी, वो सारी की सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो तभी क्या होता है ना, जब आम जनताओं के पास्ट के बारे में बात आती है तभी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है किस सोर्स का, तो आर्कियोलॉजी थर्ड सोर्स का। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर वीडियो से आर्कियोलॉजी थर्ड सोर्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके ओरिजिन को समझेंगे, रूट वर्ड को समझेंगे, फिर डेफिनेशन को समझेंगे। चीजें क्लियर हो जाएगी बिल्कुल मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के ही तरह। चलिए समझते हैं। तो हमारा ओरिजिन क्या है? तो जो आर्कियोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें आर्कायोस मतलब होता है एंशियंट, प्राचीन चीजें, पुरानी चीजें, और लोगोस मतलब होता है ग्रीक में स्टडी, मतलब अध्ययन। तो पुरानी चीजों की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन पर गौर करते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजी। तो देखिए आर्कियोलॉजी क्या है, तो कुछ नहीं, आर्कियोलॉजी सिंपल सी चीज है। ठीक है, पुराने समय पर जो लोग रहा करते थे, उन्होंने जो सामान बनाया, इस्तेमाल करा, फिर वो इंसान तो चला गया लेकिन उनका सामान रह गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी इंसान ने बिल्डिंग बनाया, पास्ट में, अतीत में बिल्डिंग बनाया, उसमें रहा सहा, फिर वो इंसान तो चला गया लेकिन उसका सामान रह गया, तो उन सामानों की स्टडी की जाती है, उसे ही हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि भाई आर्कियोलॉजी जो है इनकी स्टडी कौन करता है? ठीक है, पुराने सामानों की स्टडी कौन करता है? तो दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। तो वो इंसान जो इन पुराने चीजों की स्टडी करता है उन्हें हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। अब पता है क्या, यहाँ पर बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि पुरानी चीजों की मदद से हम कैसे आम जनताओं के बारे में पता कर सकते हैं? कौन कौन सी पुरानी चीजों की स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट? चलिए समझते हैं इन चीजों को। तो दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। अब देखिए जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, वो बिल्डिंग्स की स्टडी करते हैं, इमारतों की स्टडी करते हैं। अब मान लीजिए क्या, चलते चलते क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट को एक पुराना सा खंडर दिख गया, पुराना सा घर दिख गया। वो वहां जाते हैं और देखते हैं कि भाई जो घर है ना, पुराना लग रहा है, वो किस चीज का बना हुआ है, क्या ये मिट्टी का बना है, ईंट का बना है, पत्थर का बना है, उस चीज को देखते हैं और समझते हैं कि अच्छा, पुराने जमाने में जो आम जनताएं थी वो ईंट के घर में रहती थी, पत्थरों के घर में रहती थी। फिर क्या करते हैं, उस घर के डिजाइन को देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, समझते हैं कि हाँ भाई जो आम जनताएं होती थी ना, वो इस प्रकार के घरों में रहा करती थी, ऐसे ऐसे डिजाइन आम जनताओं के घर में हुआ करते थे, ऐसे लोग घर बनाया करते थे। ये चीजें क्या करते हैं, वो एक बिल्डिंग की मदद से समझ जाते हैं। आगे समझते हैं हम लोग। तो बिल्डिंग के अलावा क्या लिखा हुआ हमारा, तो पेंटिंग्स। अब मान लीजिए क्या कि चलते चलते क्या है ना कि आर्कियोलॉजिस्ट को गुफा में कोई पेंटिंग दिख गई। ठीक है, गुफा में वो गए, गुफा में उन्हें कोई पेंटिंग दिख गई। जब वो पेंटिंग को देखते हैं ना, तो पेंटिंग में क्या बनी हुई है भाई, तो शिकार करता हुआ इंसान बना हुआ है। तो उससे देखकर वो समझते हैं कि अच्छा भाई पुराने टाइम पर क्या ना, शिकार भी हुआ करता होगा। ठीक है,
और भी चीजें वो समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए पेंटिंग में क्या बना हुआ है, हथियार बने हुए हैं, तो वो समझते हैं कि अच्छा पुराने टाइम पर लोग शिकार को मारने के लिए हथियार का भी इस्तेमाल करते थे, तलवार भाला इन चीजों का इस्तेमाल करते थे। फिर वो समझते हैं कि अगर मान लीजिए जानवर भी बने हुए उसमें, तो समझ में आता है कि अच्छा इन जानवरों का लोग शिकार क्या करते होंगे। तो इस तरह से पेंटिंग के जरिए क्या करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, हमारे आम जनताओं के बारे में बहुत कुछ पता करते हैं। तीसरा क्या है हमारा, तो स्कल्पचर। अब मूर्तियों के चलते भी, मूर्तियों के जरिए भी आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, आम जनताओं के बारे में पता करते हैं। अब मान लीजिए क्या, वही वाली बात की चलते चलते क्या मिल गई, एक मूर्ति मिल गई। मूर्ति कैसी है भाई, टूटी फूटी लग रही है, कैसी मूर्ति है, तो एक डांसिंग गर्ल है ना, नाचते हुए लड़की बनी हुई है। तो उससे आर्कियोलॉजिस्ट समझते हैं कि अच्छा भाई पुराने समय पर डांस जैसी कला हुआ करती थी, डांस जैसा इंटरटेनमेंट हुआ करता था। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आम जनता के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट इन चीजों के जरिए क्या करते हैं, पता करते हैं। अब पता है क्या, ये जो तीनों चीजें हैं ना, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर, पेंटिंग, तो ये सारी चीजें भाई आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती कहाँ से है। सवाल तो ये भी आता है ना, क्या ये सारी चीजें आर्कियोलॉजिस्ट को विरासत में मिली? नहीं बच्चों, ये चीजें कैसे मिलती है आर्कियोलॉजिस्ट को, ये एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट, ठीक है, वो क्या करते हैं ना आर्कियोलॉजिस्ट, एक्सप्लोर करते हैं एंड एक्सकवेट करते हैं। मतलब एक्सप्लोर मतलब चीजों की छानबीन करते हैं सतह पर, और एक्सकवेट मतलब खुदाई करके सामान को बाहर निकालते हैं। तो कौन कौन सी चीजें खुदाई के दौरान, छानबीन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती है, तो दे एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट टू फाइंड टूल्स, वीपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भाई, औजार, हथियार, मटके, बर्तन, ज्वेलरी, है ना, गहने और सिक्के। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, खुदाई के दौरान, छानबीन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती है। और पता है क्या, एक चीज और, मुझे ना बच्चों एक चीज में क्या रहता था, कंफ्यूजन रहता था कि भाई टूल्स और वीपन्स में डिफरेंस क्या है। मैं क्या इसे एक जैसा समझती थी, तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो टूल्स और वीपन्स में देखिए डिफरेंस क्या है। जो टूल्स होता है ना, औजार, तो वो चीजें जो हम इंसानों के काम को करने में आसान कर दे। फॉर एग्जाम्पल हथौड़ा, छुरी, कुल्हाड़ी, ये सारी चीजें। दूसरी तरफ वीपन्स क्या होते हैं, तो हथियार होते हैं, है ना, वो चीजें जिससे किसी जानवर को या किसी चीज को मारने में काम आए। फॉर एग्जाम्पल आपका छुरा हो गया, आपका भाला हो गया, तो ये सारी चीजें। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, औजार की, हथियार की स्टडी करते हैं, ढूंढते हैं उसे, फिर ज्वेलरी की स्टडी करते हैं, कॉइन्स की स्टडी करते हैं, मटके की, बर्तन की, तो इन सारी चीजों की क्या करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, स्टडी करते हैं। ओके, अब थोड़ा आगे समझते हैं हम लोग। Some of these objects may be made of stone, others of bone, baked clay और metal। अब जो भी चीजें मैंने आपको बताई ना, बिल्डिंग, स्कल्पचर, कॉइन्स, ये सारी चीजें, इनमें से क्या है ना कि बहुत सारी चीजें, मतलब कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है कि जो मिट्टी की बनी हो, है ना, पकी हुई मिट्टी की बनी हो, पत्थर की बनी हो, हड्डियों की बनी हो, या तो फिर मेटल्स की बनी हो, मतलब कठोर चीजों की बनी हो। तो क्या होता है ना कि इस प्रकार की चीजें जो कठोर चीजों से बनी हुई हो, वो लंबे समय तक टिक जाती है। फिर क्या होता है, लंबे समय तक टिक गई, फिर आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं, ढूंढते हैं और उन्हें बाहर निकाल लेते हैं, फिर उनकी स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती है। अब आगे समझते हैं हम लोग। तो आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, फिश एंड सीड्स ऑफ ग्रेन्स। अब आर्कियोलॉजिस्ट पता है क्या, हड्डियों की भी स्टडी करते हैं। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे कि हड्डियों की स्टडी क्यों करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। यहाँ तक तो चीजें समझ में आ रही थी कि हाँ भाई खुदाई कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, फिर चीजों को बाहर निकाल करके उसकी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हड्डियों की स्टडी क्यों करते थे आर्कियोलॉजिस्ट। तो किनकी हड्डियां, तो एनिमल्स, जानवरों की, पंछियों की और मछलियों की हड्डियों को वो स्टडी करते थे। क्यों करते थे, तो टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, ये पता लगाने के लिए, ये समझने के लिए कि पुराने समय पर आम जनताएं क्या खाया करती थी, वो लोग हड्डियों की स्टडी करते थे। ठीक है, आगे समझते हैं। सीड्स ऑफ ग्रेन्स, है ना, अब क्या है कि हड्डियों के अलावा और भी क्या आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते थे, तो सीड्स ऑफ ग्रेन, अनाजों की स्टडी करते थे। अनाजों के
बीज के आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते थे। अब ये अनाजों के बीज की स्टडी क्यों करते थे आर्कियोलॉजिस्ट, पता है आपको? तो देखिए, जो प्लांट्स है ना, जो पेड़ पौधे हैं, तो वो बहुत ही कम बच पाते हैं, है ना, क्योंकि वो सड़ गल करके मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, अनाजों के बीज की स्टडी करते थे। क्योंकि हम क्या देखते हैं, अनाजों में भी क्या होता है, बहुत सारी वैरायटीज होती है। हम क्या देखते हैं कि भाई चावल, अगर चावल की बात कर ले तो पुलाव का चावल, बिरयानी का चावल अलग अलग है ना। अब पानी नहीं आना चाहिए मुंह में, ठीक है। तो अलग अलग वैरायटीज के चावल भी होते हैं, अनाज भी अलग अलग वैरायटीज के होते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये पता करने के लिए कि हम आम इंसान पुराने समय पर किस प्रकार के अनाज को खाते थे, वो अनाजों की बीज की स्टडी किया करते थे, ठीक है। भले ही वो अनाज के बीज क्या है, जले हुए फॉर्म में मिले, कैसे भी मिले, तो वो उनकी स्टडी किया करते थे। तो चलिए, हम लोगों ने यहाँ तक क्या समझ लिया, आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजिस्ट समझ लिया, ठीक है, कि आर्कियोलॉजिस्ट कैसे कैसे आम जनताओं के बारे में पता करते हैं स्टडी करके, और आर्कियोलॉजी थर्ड सोर्स क्या है। अब समझेंगे हम लोग क्या कि हिस्टोरियंस। अब ये हिस्टोरियंस कौन है, ठीक है। हिस्टोरियंस कौन है, तो स्कॉलर्स हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द पास्ट। तो हिस्टोरियंस वो स्कॉलर्स है, वो पढ़े लिखे लोग हैं जो हमारे अतीत के बारे में पता करते हैं। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे कि आर्कियोलॉजी में भी तो मैंने आपको यही बताया था कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन है, वो लोग जो पढ़े लिखे होते हैं और हमारे पास्ट के बारे में पता करते हैं। चलिए समझते हैं कि हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए, तो दे प्राइमरली यूज रिटन रिकॉर्ड्स लाइक मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको आर्कियोलॉजिस्ट में बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट मतलब पढ़े लिखे लोग हैं भाई, जो क्या करते हैं, हमारे पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो सोर्सेज है, वो किन सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, वो पढ़े लिखे लोग हैं जो हमारे आम जनताओं के पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। वो लेकिन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किन सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने समझा पुरानी चीज़ें, है ना, कॉइन्स हो गए, फिर आपका मेटल्स, मतलब सॉरी कॉइन्स हो गया, स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग हो गया, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, हमारे पास्ट के बारे में पता करते हैं। उनका काम कहाँ होता है, फील्ड पर होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो हिस्टोरियंस होते हैं ना, तो यहाँ क्या लिखा है, they primarily use written records like manuscript and inscription। हिस्टोरियंस भी क्या करते हैं, हमारे पास्ट के बारे में पता करते हैं, लेकिन वो किन सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, तो मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन का, जो रिटन रिकॉर्ड से लिखी हुई चीजें हैं, और उसके जरिए वो हम आम जनताओं के पास्ट के बारे में पता करते हैं। तो ये क्या था, एक स्लाइड छोटा सा डिफरेंस था आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस में, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी दोनों ही हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पास्ट के बारे में पता करने के लिए, ठीक है। अब क्या है हमारा, तो आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस आर लाइक डिटेक्टिव्स। अब पता है क्या, जो हिस्टोरियंस होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो किसी डिटेक्टिव से कम नहीं होते, ठीक है। कैसे, उस चीज को भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। पता है क्या, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियंस है, वो लोग सोर्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज के लिए, तो जो भी उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजी से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उस चीज को बताने के लिए वो सोर्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्या मिलेगा, आर्कियोलॉजिस्ट को मान लीजिए एक सिक्का मिल गया, तो वो बोलेंगे क्या कि मुझे एक सोर्स मिल गया, एक साधन मिल गया, एक जरिया मिल गया अपने, मतलब हमारे आम जनताओं के पास्ट के बारे में पता करने का, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग सोर्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वंस सोर्सेज आर फाउंड, तो मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी, जब क्या होता है ना, अब जब क्या होता है ना कि एक बार उन्हें सोर्सेज मिल जाते हैं, है ना, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजी, फिर उनके लिए क्या होता है, हमारे पास्ट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, दे यूज देम टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री बिट बाय बिट। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं ना, कदम कदम पर, पहले तो वो क्या करते हैं, कदम कदम पर हमारे सोर्सेज को ढूंढते हैं, सारे सोर्सेज को ढूंढ निकालते हैं, फिर उसे एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद जो हिस्ट्री जो कभी मिट गई थी, खत्म हो गई थी, वो उसे फिर से बना देते हैं। अब आप बच्चे सोच रहे होंगे कि मेरा इससे क्या मतलब है, कि सोर्सेज को कदम कदम पर कलेक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, फिर हमारे हिस्ट्री को, इतिहास की कहानी को फिर से बना देते हैं। चलिए इस चीज को थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों ने क्या ना, सीआईडी देखी होगी, ठीक। तो सीआईडी में क्या होता है, डिटेक्टिव्स जो होते हैं, जो जासूस होते हैं, वो जहाँ पर क्राइम सीन हुआ है उस जगह पर जाते हैं,
उस जगह पर सोर्सेज को इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए क्या, उन्हें कोई चाकू मिल गया, बैंगल्स मिल गए, रिंग मिल गए, तो उस चीजों को इकट्ठा करेंगे, फिर आपस में जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो क्राइम सीन हुआ था उसे फिर से कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, फिर से बना देते हैं, फिर से बता देते हैं कि अच्छा भाई यहाँ ना ऐसे ऐसे चीजें हुई होगी। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस हम आम जनताओं के अतीत के बारे में पता करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, मान लीजिए उन्हें सोर्स मिल गया, कोई टूटा हुआ बर्तन, टूटे हुए सिक्के, मूर्तियां, उन चीजों को इकट्ठा करते हैं। फिर वो इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं, है ना, पहले से ही पढ़ रखा होता है उन्होंने, तो चीजों को वापस में जोड़ते हैं, अपने स्टडी के हेल्प से चीजों को पता करते हैं, आपस में जोड़ते हैं, फिर हमारी जो कहानी जो कभी मिट गई थी उसे फिर से कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, हमारी हिस्ट्री को, इतिहास को फिर से बना देते हैं। तो इस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस क्या करते हैं, हमारे अतीत के बारे में पता करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब पता है क्या बच्चों, आपकी अगर हम बात कर ले तो आपके लिए क्या स्टडी करना कुछ ना कुछ आसान है। आपके पास क्या है कि भाई किताबें पहले से क्या है लिखी हुई है, आपके पास किताबें हैं, आप क्या करते हो तो फिर दुकानों से किताबें खरीद लाते हो घर। फिर आपके पास क्या है कि भाई टीचर भी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के पास ना कोई ऐसी लिखी हुई किताबें होती जो पहले से लिखी हुई हो, ना कोई दुकान की जाकर के खरीद लाए, और ना ही उनके पास ऐसा कोई टीचर होता है कि उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा दे। वो क्या करते हैं, वो चीजों को ढूंढते हैं, निकालते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद पता करते हैं, फिर क्या करते हैं, हमारे बुक्स में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस काफी मेहनती होते हैं। तो सभी बच्चे क्या करने वाले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को एक थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस, क्योंकि वो क्या करते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे अतीत के बारे में पता करने के लिए। Okay, so they use all these sources like clues to find out our past. तो इन सारे सोर्सेज का इस्तेमाल वो सुराग की तरह करते हैं हमारे अतीत के बारे में पता करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस चीजों को समझ लिया। थर्ड सोर्स आर्कियोलॉजी कंप्लीट होता है इसी के साथ। चलिए, आपके बुक में क्या है ना, एक ड्राइंग दी गई है, उसे भी क्या करते हैं थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, आपके बुक में जो ये ड्राइंग दी गई है ना, तो इस ड्राइंग को हम लोग समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला ड्राइंग जो है वो क्या है, पॉट का है। तो पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। अभी जो घड़ा दिख रहा है ना आपको, ये आज से लगभग 4700 साल पुराना है। जी हाँ, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इस घड़े को जाकर के ढूंढते हैं। और पता है क्या बच्चों, एक चीज और, ठीक है, हमने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि घड़ा 4700 साल पुराना है। अब भला आर्कियोलॉजिस्ट को ये कैसे पता चलता है कि घड़ा आज से लगभग 4700 साल पुराना है, सवाल तो ये भी आता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं ना बच्चों, कार्बन डेटिंग करते हैं, और कार्बन डेटिंग की मदद से वो सामानों का, ऑब्जेक्ट का उम्र पता करते हैं, डेट पता करते हैं। ठीक है, तो ये घड़ा आज से लगभग 4700 साल पुराना है। फिर वो घड़े को ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि वह घड़ा किस चीज का बना हुआ है, समझते हैं कि घड़े में लोग क्या क्या रखते होंगे। ठीक है, पानी स्टोर करते होंगे, अनाज स्टोर करते होंगे। फिर क्या, इसकी जो पेंटिंग है, अब पेंटिंग को भी देखकर वो बहुत कुछ पता लगाते हैं। ठीक है, पेंटिंग को देखकर उन्हें समझ में आता है कि अच्छा, पुराने समय पर लोग क्या थे भाई, आर्टिस्ट भी थे, कलाकार भी थे, और भी बहुत कुछ वो पेंटिंग को देखकर समझते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो ये दूसरा दिख रहा है आपको ड्राइंग, ये क्या है, कॉइन्स है, सिक्के हैं। मुझे पता है आपको कॉइन्स नहीं लग रहे हैं। ठीक है, आप अपने बुक में देख सकते हो, ये कॉइन्स ही है, लेकिन ठीक है, आप अपने बुक में देखिए, ये ड्राइंग शायद उतनी अच्छी नहीं बनी है, मैंने बनाई है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कॉइन्स है, और ये कॉइन क्या है, एन ओल्ड सिल्वर कॉइन such as this one were in use about 4500 years ago। ये जो सिक्का है ना बच्चों, ये चांदी का बना हुआ है और आज से लगभग 2500 साल पुराना है। ठीक है, अब ये जो सिक्का है आप देख सकते हो, ये उसका आगे वाला हिस्सा है और ये उसका पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है, तो पुराने समय पर चांदी के सिक्के हुआ करते थे। वैसे आप बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में मुझे क्या बताएंगे, 3 अंतर बताएंगे कि अभी के सिक्कों में और पुराने समय के सिक्कों में क्या अंतर है, विदाउट चीटिंग। ठीक है, चीटिंग नहीं करना है आपको। मैं क्या करूंगी, अभी आपको आंसर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चेक करना चाहती हूँ कि आप बच्चे अपने ब्रेन का कितना इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि
आज के सिक्कों में और पुराने समय के सिक्कों में क्या डिफरेंस है। तो क्या है ना बच्चों की पुराने समय का जो सिक्का होता है ना, तो वो क्या है हाथों से बनाया गया था। क्योंकि हाथों से बनाया गया था तो उसका जो शेप होता है, जो आकार होता है, जो निशान होते हैं वो परफेक्ट नहीं थे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। लेकिन वही आज के सिक्के की बात करें तो पूरे तरीके से मशीन से बनाया जाता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है पूरा परफेक्ट गोल शेप होता है, मार्किंग निशान वगैरह अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो आज का सिक्का होता है ना, तो वो क्या होता है कि दूसरे मेटल का बना होता है, इलेक्ट्रिक। जो पुराने जमाने का जो सिक्का होता है ना वो चांदी का बना हुआ है, ठीक, ये चांदी का बना हुआ है। लेकिन क्योंकि चांदी उस वक्त सस्ती थी, लेकिन अभी क्या है चांदी महंगी हो गई है, तो अभी दूसरे मेटल के सिक्के बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या एल्यूमिनियम, ब्रोंज, निकल, इन चीजों के सिक्के बनाए जाते हैं। ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर ये है ड्राइंग्स में, ठीक है। पुराने समय के जो ड्राइंग्स हुआ करता था कॉइन्स में, वो कैसा होता था बच्चों, उसमें जानवर बने होते थे या तो फिर राजा महाराजा की तस्वीर बनी होती थी। लेकिन अभी के कॉइन्स में क्या होता है, अभी के सिक्कों में क्या होता है, नेशनल सिंबल, ठीक है, राष्ट्र प्रतीक बना होता है। आप बच्चों ने देखा होगा कॉइन के पीछे क्या होता है, अशोकन पिलर होता है, जिसे बोलते हैं ना भारत या पैसा, ठीक है, टोस्ट करते हैं तो अशोकन पिलर बना होता है, इसमें 4 शेर लायन बने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नेशनल जो सिंबल है उसका इस्तेमाल होता है अभी के टाइम पर कॉइन्स पर ड्राइंग करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है बच्चों की ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर रही होंगी और ये लेक्चर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस लेक्चर वीडियो से जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारा, वन, पास्ट और मैनी, अतीत एक है या अनेक है। ये जो टॉपिक है ना अपने आप में एक सवाल लेकर के आता है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसे पढ़ने से पहले हम एक क्विक रिकैप करेंगे कि पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा था। तो पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा अतीत है, पास्ट है, उसके बारे में आखिर हमें पता कैसे चलता है। तो हम लोगों ने 3 सोर्सेस पढ़े, कौन कौन से, तो मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी, जिसके चलते हम लोग अपने पास्ट के बारे में पता करते हैं। अब इस लेक्चर वीडियो से हम लोग समझेंगे कि हमारा जो पास्ट है, अतीत है, वो एक है या अनेक है। अब मेरा ना आपसे एक क्वेश्चन है, आप बच्चे मुझे बताइए कि क्या आपने कभी नोटिस करा है कि आपके बुक का जो फ्रंट पेज है, जो कवर है, या कह सकते हैं जो टाइटल पेज है, उसमें क्या लिखा हुआ है, समझते हैं। द बुक यूजेस द प्लूरल आवर पास्ट। आपकी किताब का जो टाइटल पेज है ना उसमें क्या लिखा हुआ है, आवर पास्ट लिखा गया है ना, आवर पास्ट, जो कि प्लूरल फॉर्म में है, PASTS। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्लूरल फॉर्म में क्यों लिखा गया हमारा अतीत। तो देखिए समझते हैं इस चीज को। So this is to draw our attention to the fact that the past was different for different group of people। तो ये किस लिए लिखा गया है, तो हमारे ध्यान को खींचने के लिए कि हमारे अतीत में जो अलग अलग लोगों का समूह था, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल थे, उनका पास्ट अलग अलग था। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ्स ऑफ किंग्स, क्वींस वर्सेस ऑर्डिनरी पीपल। तो देखिए जो अमीर लोग थे ना, राजा महाराजा थे, और जो आम जनताएं थी, उनकी जो जिंदगी थी उसमें जमीन आसमान का फर्क था। एग्जाम्पल के जरिए इस चीज को थोड़ा समझे हम लोग। तो किंग्स, क्वींस kept records of their battles and victories. We know a lot about them। हमें क्या समझ में आता है कि जो राजा महाराजा थे, तो शाही लोग, तो शाही शौक, वो अपनी बड़ी बड़ी चीजों को लिखवाते थे इंस्क्रिप्शन में, है ना। क्या लिखवाते थे, तो जो उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, जो बड़ी बड़ी जीत हासिल करे, उसको क्या करते थे ना, रिकॉर्ड रखते थे, इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे। इसलिए उनके बारे में ना हम लोग बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले दूसरी तरफ ऑर्डिनरी पीपल के बारे में, आम जनताओं के बारे में, जैसे कि हंटर्स, फार्मर्स, फिशिंग फॉक, जो शिकारी थे, किसान थे, जो मछुआरे थे, मछली पकड़ते थे, तो डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स। वी नो लेस अबाउट देयर लाइफ्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो अगर हम बात कर ले ऑर्डिनरी पीपल की, तो वो क्या, उन्होंने अपना रिकॉर्ड्स नहीं रखा। क्यों नहीं रखा, क्योंकि आम जनता जो थी ना वो भाई गरीब थी,
और उनकी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें वो भला क्या ही लिखते। और दूसरी बात ये भी थी कि जो लोग थे, आम जनताएं थी, उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो इंस्क्रिप्शंस को लिखवा सके, इसलिए उन्होंने क्या नहीं रखा, रिकॉर्ड नहीं रखा, बल्कि हमें क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के द्वारा उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा एग्जाम्पल कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग लोगों के समूह का जो पास्ट था वो अलग अलग था। ठीक है, अब अगर हम आगे समझे तो practices vary in different parts of the country even today। अगर हम आज की भी बात कर ले तो देश भर के जो अलग अलग हिस्से हैं उसमें हमें अलग अलग प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है, प्रथाएं देखने को मिलती है, लोगों का रहना सहना, खाना को प्राप्त करने का तरीका अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑब्टेनिंग फूड, अगर हम प्रैक्टिसेस की बात कर ले, प्रथाओं में बात कर ले, खाना को प्राप्त करने की, तो हमें देखने को क्या मिलता है, आज भी देश भर के अलग अलग क्षेत्र में लोग अलग अलग तरीके से खाना को प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं हम लोग। सो अंडमान आइलैंडर्स, मतलब जो लोग अंडमान आइलैंड में रहते हैं, गेट देयर ओन फूड फिशिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग। हमें क्या देखने को मिलता है कि जो लोग अंडमान आइलैंड में रह रहे हैं ना, तो वो अपना खाना कैसे प्राप्त करते हैं, तो खुद इकट्ठा करते हैं। वो कैसे, खुद शिकार करके, मछलियों को पकड़ के, या तो फिर गैदरिंग मतलब जंगलों से फल फूल इकट्ठा करके, या तो फिर खेती करके, मतलब अपना खाना वो खुद इकट्ठा करते हैं। वही दूसरे तरफ अगर हम बात कर ले किनकी, तो सिटी पीपल की, शहर में रहने वाले लोगों की, तो डिपेंड ऑन अदर्स मार्केट्स एंड शॉप्स टू ऑब्टेन देयर फूड। तो शहर में जो लोग रह रहे हैं ना, वो दूसरों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अगर मैं ही आप बच्चों से पूछ लूं कि आप बच्चों का खाना कहाँ से आता है, तो जो बच्चे शहर में रह रहे हैं वो क्या बोलेंगे कि मेरा जो खाना है, हमारा जो खाना है वो मार्केट से, बाजारों से आता है, दुकानों से आता है। वही दूसरी तरफ जो बच्चे गांव में रह रहे हैं वो क्या बोलेंगे कि हमारा जो खाना है वो किसानों से आता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि जो लोग शहर में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, वो क्या दूसरों पर डिपेंड करते हैं। वही दूसरी तरफ जो अंडमान आइलैंडर्स है, जो अंडमान आइलैंड में लोग रह रहे हैं, वो क्या है, अपना खाना खुद इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो हमारे बुक का जो टाइटल है ना, आवर पास्ट, तो वो क्या है, यूं ही प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा, गलती से नहीं लिख दिया गया। ठीक है, जानबूझकर लिखा गया है इस चीज को बताने के लिए कि जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो किसी एक इंसान के नजरिए से नहीं लिखी गई, बल्कि इसमें अलग अलग लोगों के समूह का अलग अलग एक्सपीरियंस शामिल है, और हम सभी के पास्ट का अपने आप में एक महत्व है। अगर एक एग्जाम्पल ले लें तो क्या, तो हम लोगों ने क्या समझा कि जो अमीर लोग थे, ऐसा नहीं ना है कि जो अमीर लोग थे, है ना, हम उन्हीं के जीवन पर सिर्फ फोकस करते हैं, उन्हीं के पास्ट को सिर्फ पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है। हम आम जनताओं के भी पास्ट को पढ़ते हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, जो आदिवासी भाई बहन है हमारे, उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, जानते हैं। तो उस सेंस में यहाँ पर आवर पास्ट लिखा गया है। हमने क्या करा, हमने किसी एक ग्रुप को क्या फोकस नहीं करा, बल्कि जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल है सभी को इक्वली ट्रीट करा है। इसीलिए यहाँ पर हमारे बुक में क्या लिखा गया है, आवर पास्ट, मतलब हमारा अतीत। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, तो व्हाट डू डेट्स मीन, मतलब तारीखों का मतलब क्या होता है। ये जो टॉपिक है ना, बच्चों को बहुत परेशान करती है क्लास 6 से पूरा 12 तक, है ना, कि भाई BC कहाँ लगेगा, AD कहाँ लगेगा, डेट्स कैसे पढ़ते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में समझेंगे। तो व्हाट डू डेट्स मीन, कि कैलेंडर पर आखिर तारीखों का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं कि देखते हैं क्या BC, BCE, AD, CE, बच्चों को इसमें क्या है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो वो सारा का सारा कंफ्यूजन हम लोग इस लेक्चर वीडियो से दूर करने वाले हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि तारीखों को आखिर कैलकुलेट कैसे करते हैं, गिनते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आप बच्चों से पूछूं, ठीक है, कि पहले जो है इन दोनों में से किसका जन्म हुआ, बुद्धा जी का जन्म 563 BCE को हुआ, और अशोक राजा का जन्म 304 BCE को हुआ। तो फटाफट आप बच्चे मुझे बताइए कि दोनों में से पहले किन का जन्म हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर ये होगा कि भाई पहले जो है ना, तो पहले क्या हुआ है कि अशोक राजा का जन्म हुआ, फिर बुद्धा जी का जन्म हुआ। लेकिन करेक्ट क्या है, तो पहले जो है बुद्धा जी का जन्म हुआ, फिर क्या है, अशोक राजा का जन्म हुआ। ठीक है,
तो ये अगर जिन बच्चों ने बताया है तो ये आंसर गलत है। अब जिन बच्चों को क्या कंफ्यूजन है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर वीडियो से उन चीजों को समझेंगे। और जिन बच्चों ने सही आंसर बताया है कि पहले बुद्धा जी का जन्म हुआ है, तो इस लेक्चर वीडियो से उन्हें और भी नई चीजें जानने को मिलेंगी, ठीक है। अगर मैं आप बच्चों से सवाल करूं कि आज कौन सी तारीख चल रही है, तो आप बच्चे क्या बोलेंगे कि हाँ भाई आज 5 तारीख 12वां महीना 2025 चल रहा है। तो आप बच्चों ने जो अभी अभी कहा ना कि 2025 चल रहा है, तो आपने उसे किस आधार पर कहा कि 2025 चल रहा है? मतलब कभी तो 0 रहा होगा, 1 2 3 4 1000 2000, तभी तो 2025 आया। तो वो 0 पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट आपने आखिर किसे माना है ना? सो ऑन व्हाट बेसिस डू वी काउंट द इयर्स 2025 टुडे? तो वही चीज है कि आज हम किस आधार पर 2025 जो है वो गिनते हैं। तो कैसे गिनते हैं हम लोग? सो दीज इयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये जो साल हम लोग गिन रहे हैं कि 2025वां साल चल रहा है, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के आधार पर गिन रहे हैं। जीसस क्राइस्ट कौन है? तो जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं और हमारे आदर्श हैं। इन्होंने क्या करा था? तो ईसाई धर्म को पहले इन्होंने शुरू करा था, ठीक है। तो उनका जो जन्म है ना, उसको हम लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह मानते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट की तरह मानते हैं। देखिए कैलेंडर में जो तारीखें हैं उसे क्या है ना, बिल्कुल 2 हिस्सों में बांटा गया है। जिस तरीके से इंटीजर में आप देखते हो ना, बीच में 0 होता है ना, और क्या होता है लेफ्ट की तरफ नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 आगे की ओर होते हैं, और राइट की तरफ क्या होता है, पीछे की ओर नंबर होते हैं, उल्टे नंबर होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या है, यहाँ पर 0 है, इसके आगे वाला जो नंबर है वो पॉजिटिव है, 100 200 300 आगे की ओर है, और 0 वाले से पीछे का जो नंबर है वो उल्टा गया हुआ है, 500 400 300 इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। तो अभी तक क्या हो गया, 2025 साल हो चुका है, ठीक है। तो 2025 साल हो चुका है, तो हम क्या बोलेंगे कि जीसस क्राइस्ट को इस धरती पर आए हुए 2025 साल हो चुके हैं, ओके। और जितनी भी तारीखें हैं जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के आगे आती है, उन तारीखों के साथ हम एडी जोड़ते हैं। मतलब हम क्या बोलेंगे कि 2025 एडी, ठीक है। एडी क्या होता है? तो एडी लेटिन भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, कि हम अपने भगवान के वर्ष में जी रहे हैं। अगर हम बात कर ले क्या कि अब जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ, उससे पहले जितने भी नंबर आते हैं, पीछे जितने भी नंबर आते हैं, जो उल्टा गिनती हम लोग करते हैं, जैसे 500 400 300, तो उससे हम क्या बोलते हैं, बीसी बोलते हैं। मतलब बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले वाली तारीख है, ठीक है। अब क्या है कि कुछ लोगों ने क्या बोला कि हम ऐसा क्यों माने कि हम तुम्हारे भगवान के वर्ष में जी रहे हैं, हम एडी क्यों बोलेंगे? तो उन लोगों ने क्या करा, एडी के बजाय सीई का इस्तेमाल करा, कॉमन एरा, है ना। सीई मतलब क्या है, कॉमन एरा, कि भाई हमारे लिए तो क्या है, ये आम समय चल रहा है, हम तो आम समय मानेंगे इसे। और बीसी के बजाय, बिफोर क्राइस्ट के बजाय उन्होंने बीसीई का इस्तेमाल करा, मतलब बिफोर कॉमन एरा, जो हमारे लिए आम समय चल रहा है उससे पहले वाला समय, ठीक है। तो जो बीसीई है ना और सीई कॉमन एरा, तो ये क्या है, सेक्युलर वर्जन है, मतलब थोड़ा सा धर्म से हट करके है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के आगे जो भी नंबर आते हैं, जो भी डेट्स आते हैं, उसके साथ हम एडी या सीई का इस्तेमाल करते हैं, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले जो भी नंबर्स आते हैं, जो भी डेट्स आते हैं, उसके साथ हम लोग बीसी या तो फिर बीसीई का इस्तेमाल करते हैं, ओके। So 2025 means 2025 years after the birth of Jesus Christ। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2025 मतलब क्या है कि जीसस क्राइस्ट को इस धरती पर आए हुए 2025वां साल चल रहा है, ठीक है। अब देखिए आप बच्चों का जो सवाल जो मैंने पूछा था कि पहले बुद्धा जी का जन्म हुआ या पहले अशोक राजा का, तो आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर दे पहले हम
क्योंकि ये जो पीछे वाला नंबर है ये BCE की ओर जाता है, इसे हम BCE पढ़ते हैं, ठीक है, और ये उल्टा की ओर है ना, ये यहाँ पर उल्टी गिनती गिनी जाती है। तो 563 BCE को बुद्धा जी का जन्म हुआ, मतलब इस तारीख को हम कह सकते हैं कि बुद्धा जी का जन्म हुआ, ठीक। और 304 को अशोक राजा का जन्म हुआ, मतलब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि अशोक राजा का जन्म हुआ, ठीक है। एक मिनट, ये क्या है, अशोक राजा का जन्म, ये है बुद्धा जी का जन्म। तो अगर आप यहाँ से देखिएगा तो क्या देखने को मिलेगा हमें कि हाँ भाई, पहले क्या हुआ है, पहले बुद्धा जी का जन्म हुआ, उसके बाद क्या है कि अशोक राजा का जन्म हुआ, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, हमें चीजें समझ में आती है कि हाँ भाई, पहले बुद्धा जी का जन्म हुआ, उसके बाद अशोक राजा का जन्म हुआ। और एक चीज और, हम जो कैलेंडर पढ़ रहे हैं ना अभी, वो क्या है, हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ठीक है, जो पूरी की पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल किया जाता है। और इसे इंडिया में आज से लगभग पिछले 200 वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? जब ब्रिटिशर्स आए ना, तो अपने साथ वो कैलेंडर लेकर के आए, तो तब से इंडिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने चीजों को समझ लिया, कैलेंडर के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया। अब हम लोग क्या समझेंगे, तो हाउ डू वी कैलकुलेट द डेट्स, कि हम तारीखों को गिनते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं। चलिए इन चीजों को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए 563 BCE, है ना, जैसा कि मैं पता है 563 BCE को बुद्धा जी का जन्म हुआ, है ना, मतलब ये पीछे वाला टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि अभी जो 2025 चल रहा है, तो 2025 से कितने साल पहले बुद्धा जी का जन्म हुआ था, तो उस चीज को निकालते कैसे हैं, चलिए समझते हैं थोड़ा। तो देखिए यहां पर क्या है, देखिए एक नंबर लाइन है, ठीक, ये चल रहा है हमारा 0। अब यहां पर मान लीजिए 563 BCE है, और आगे का नंबर जो है वो AD चलता है, तो ये क्या है 2025, ठीक है। तो हमें सिंपली करना क्या है, ये चीज जानने के लिए कि बुद्धा जी का जन्म आज से कितने साल पहले हुआ, हम क्या करेंगे, 2025 के साथ साथ ये जो पीछे वाला BCE है उसे भी प्लस कर देंगे, पूरा का पूरा टाइम पीरियड जो है हम प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने वही यहाँ पर करा है, 2025 को क्या करा, 563 ईयर्स के साथ ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 2588 ईयर्स। मतलब हमें क्या समझ में आता है कि अच्छा भाई, बुद्धा जी का जन्म जो है आज से लगभग 2578 साल पहले हुआ था, 2588 ईयर्स अगो हुआ था, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4700 ईयर्स अगो, ठीक है। तो आज से 4700 साल पहले, जैसा कि हमें पता है कि नए नए शहर विकसित हुए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब मान लीजिए कि अब हमें क्या पता करना है कि जो अभी का प्रेजेंट डेट है 2025, तो अभी से 4700 साल पहले कौन सी तारीख थी, हम कैसे पता करेंगे कि 4700 साल पहले कौन सी तारीख थी और वो घटना किस तारीख को हुई है, ठीक है, कैसे पता करेंगे इस चीज को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, तो वही चीज है, हम क्या करते हैं कि 4700 साल को माइनस कर देते हैं 2025 जो करंट एरा चल रहा है, तो हमारा आंसर आ जाता है। ये क्या हो गया, आपका नंबर लाइन हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, आपका 0 हो गया, ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या पता करना है कि अभी से 4700 साल पहले कौन सी तारीख को आखिर नए नए सिविलाइजेशन, नए नए शहर विकसित हुए थे, तो हम कैसे पता करेंगे। तो अभी जो करंट डेट है वो 2025 चल रहा है ना, 2025 चल रहा है, ठीक है। और वही जो पीछे वाली तारीखें है ना, वो सारा किस में है, तो BCE में है, ठीक, BCE में है। तो हम क्या करें, अगर 4700 साल में से 2025 जो प्रेजेंट, जो करंट डेट चल रहा है, उसे माइनस कर दें, तो आपको नहीं लगता कि पूरा टाइम पीरियड जो है उसमें से इस टाइम पीरियड को अगर हम माइनस कर दें तो ये टाइम पीरियड निकल जाएगा, है ना, क्योंकि पीछे वाला जो नंबर है वो BCE में है। तो हम क्या करेंगे, 4700 में से 2025 को माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, 2675 BCE। मतलब हमें क्या समझ में आया कि हाँ भाई, कि जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है ना, उससे 2675 साल पहले क्या हुआ था, नए नए शहर विकसित हुए थे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेट्स को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी। तो प्लीज़ मुझे एक फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको चीज़ें समझ में आई है या नहीं आई है। और साथ ही साथ
आपके लिए होमवर्क भी है कन्वर्ट इनटू BCE, कि आप BCE में डेट्स को कैसे कन्वर्ट करते हो। 8000 ईयर्स अगो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 2500 ईयर्स अगो। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में जो आपको एक बॉक्स दिया है ना एल्सवेयर, उसे समझने वाले हम लोग डेसिफरमेंट प्रोसेस को। तो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, तो एल्सवेयर, ठीक है। देखिए हम लोगों ने क्या करा, चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। फिर आपके चैप्टर में जो लास्ट में एक बॉक्स दी गई है ना, उससे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि एल्सवेयर का मतलब क्या होता है। एल्सवेयर का मतलब होता है कहीं और की बातें। मतलब इसमें हम लोग इंडिया को छोड़ करके जो दुनिया भर के दूसरे देश है, दूसरे क्षेत्र है, उनके बारे में बात करते हैं। तो इस लेक्चर वीडियो से हम लोग क्या समझेंगे, डिसाइफरमेंट एक प्रोसेस को समझेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, चीज़ों को कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। जो इंडियन इंस्क्रिप्शन हम लोगों ने पढ़ा था ना, अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में, और अभी जो हम लोग इजिप्शियन इंस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, तो दोनों चीज़ों को हम लोग लास्ट में कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि इंस्क्रिप्शन जो थे वो मेटल्स पर लिखे जाते थे, पत्थरों पर लिखे जाते थे, आज से लगभग सैकड़ों साल पहले, कई 100 साल पहले, ठीक है। और उसमें लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट दोनों ही शामिल होते थे। पहले लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बीच में डिफरेंस समझेंगे हम लोग। लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज मतलब भाषा जिसे हम बोलने या समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदी, हिंदी क्या है, भाषा है, हम लोग बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वही स्क्रिप्ट क्या होता है, उस भाषा को लिखने का तरीका। देवनागरी क्या है, देवनागरी स्क्रिप्ट है, का खा गा घा हम लोग लिखते हैं ना, तो वही क्या है, हिंदी भाषा को लिखने का तरीका को हम लोग स्क्रिप्ट कहते हैं। अब पता है क्या प्रॉब्लम्स क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि समय के साथ साथ भाषा और स्क्रिप्ट बदलते गए, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड इन इंस्क्रिप्शन। अब स्कॉलर्स ये कैसे पता करेंगे कि भाई इंस्क्रिप्शन में आखिर क्या लिखा गया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज हम क्या देखते हैं, आज हम लोग इंग्लिश भाषा बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो आज से लगभग 2000 साल पहले इंग्लिश या हिंदी थोड़े बोली जाती थी। अगर स्कॉलर्स को 2000 साल पहले का कोई इंस्क्रिप्शन मिल जाए तो वो कैसे पता करेंगे कि कौन सी भाषा लिखी गई है, कौन सा स्क्रिप्ट लिखा गया है। तब क्या होता है, तब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है डिसाइफरमेंट का, ठीक है। डिसाइफरमेंट क्या है, तो डिसाइफरमेंट का पहले हम लोग रूट वर्ड समझेंगे, ऑरिजिन समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑरिजिन क्या है, ऑरिजिन डी जो है लैटिन भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है अंडू, खोलना। और साइफर भी क्या है, लैटिन भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है सीक्रेट कोड, मतलब गुप्त रहस्य। तो मतलब किसी गुप्त रहस्य को खोलना। थोड़ा सा डेफिनेशन के जरिए समझते हैं। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन, डिसाइफरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट रिटन इन एंशिएंट और अननोन स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस। तो डेफिनेशन हमें क्या कहती है, डिसाइफरमेंट क्या है, तो जो एंशिएंट, प्राचीन, पुरानी जो लैंग्वेजेस थे, स्क्रिप्ट थे, जो हम नहीं जानते हैं, उनको पढ़ करके समझने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसे ही हम लोग डिसाइफरमेंट कहते हैं, ठीक है। द स्टोरी ऑफ रोजेटा स्टोन एग्जाम्पल फ्रॉम इजिप्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, रोजेटा स्टोन की एक कहानी है जो कि इजिप्ट से आती है, जिसमें डिसाइफरमेंट प्रोसेस के बारे में बताया गया है। बहुत ही फेमस कहानी है, उसे हम लोग समझने वाले हैं। देखिए एक समय था ना जब इजिप्ट में जो चित्रलिपियां थी, जो हायरोग्लिफ्स थे, वो लोग अपनी भाषा को, स्क्रिप्ट को चित्र से दर्शाते थे, दिखाते थे इस तरीके से। ये जो चित्र दिख रहा है ना आपको, तो चित्र से उनका इंस्क्रिप्शन लिखा होता था। तो उन चित्रों को ना कोई समझ नहीं पाता था, उन भाषा को कोई समझ नहीं पाता था, क्योंकि वो चित्र में लिखा गया था, ठीक है। लेकिन क्या होता है, स्टोन फाउंड इन द टाउन ऑफ रोजेटा इन नॉर्थ इजिप्ट। अब क्योंकि नॉर्थ इजिप्ट में क्या होता है, एक रोजेटा टाउन होता है, एक छोटा सा कस्बा होता है, तो वहां पर हमें एक पत्थर मिलता है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, रोजेटा स्टोन बोलते हैं, क्योंकि वो हमें रोजेटा में मिला, ठीक है। तो वहां पर उस पत्थर में आखिर क्या खास बात है,
ठीक है, समझते हैं इस चीज को। सो कंटेन द सेम इंस्क्रिप्शन इन 3 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स और लैंग्वेजेस। हमें क्या देखने को मिलता है कि वो जो पत्थर था, इंस्क्रिप्शन था ना, उसमें एक ही कहानी को 3 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया था। ये यूनिक देखने को मिला। कौन कौन सी भाषाएं थी? तो पहला ग्रीक था। ग्रीक स्कॉलर्स कुड रीड। ग्रीक वो भाषा थी जिसे स्कॉलर्स पढ़ सकते थे। दूसरा क्या था हमारा? तो 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन स्क्रिप्ट। तो दूसरा क्या था हमारा? 2 अलग अलग भाषाएं थी इजिप्ट की। एक था क्या? हायरोग्लिफ्स, मतलब चित्रलिपियां, जैसा कि आप देख सकते हो चित्र बने हुए हैं, ठीक है। और दूसरा क्या था? डेमोटिक, जो आम जनता इस्तेमाल करती थी। तो ये 3 भाषाएं जो थी ना, वो इंस्क्रिप्शन में लिखी गई थी। और जब ये इंस्क्रिप्शन स्कॉलर्स को मिलता है तो उनके लिए ना ये किसी रहस्यमय ताले की चाबी से कम नहीं थी। कैसे? समझते हैं इन चीजों को। देखिए क्या होता है। Scholars who could read Greek figured out that the royal names were in cartouche and closed little frame. अब जो स्कॉलर जिन्हें ग्रीक पढ़ने आती थी ना, उन्होंने क्या करा? उन्होंने देखा क्या? नोटिस करा उन्होंने कि जो कारतूस था ना ग्रीक भाषा में, उसमें राजा और रानियों के शाही नाम लिखे गए थे। अब ये कारतूस क्या होती है? अब ये कारतूस क्या है? तो इनक्लोज्ड लिटिल फ्रेम, मतलब एक बंद किया हुआ ढांचा होता है कारतूस, जिसमें राजा रानियों के शाही नाम लिखे होते थे। क्योंकि आज से लगभग 5000 साल पहले राजा रानियों का शासन था इजिप्ट में, है ना। तो कारतूस देखिए क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये कारतूस है, जो कि एक बंद घेरे में क्या है? बंद घेरे में राजा और रानियों का शाही नाम लिखा गया है, ठीक है। ये क्या है? टॉलमिस और ये क्लियोपेट्रा, जो कि शाही नाम होता था राजा और रानियों का, जो कि कारतूस में लिखा गया है। ओके, तो कारतूस उन्हें मिलता है। फिर जो ग्रीक भाषा वाला कारतूस था वो उसे पढ़ पाते हैं, क्योंकि स्कॉलर्स को ग्रीक पढ़ने आता था। फिर आगे क्या होता है ना कि then matched the non-Greek letters to unknown Egyptian signs side by side। फिर क्या करते हैं स्कॉलर क्या करते हैं? जो ग्रीक भाषा में जो कारतूस था ना, उसे इजिप्शियन कारतूस के साथ मैच करते हैं साइड बाय साइड, है ना। उसी चीज का क्या है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन नहीं समझिएगा आप लोग कि हाँ भाई 3 तरह का इंस्क्रिप्शन था तो वो इंस्क्रिप्शन है, वो नहीं है। ये यहाँ पर क्या बताया गया? डिसाइफरमेंट प्रोसेस को बताया गया है कि किस तरीके से स्कॉलर्स ने जो साइंस था, जो लेटर्स था, उसको साइड बाय साइड रख करके पता करा कि इजिप्ट में जो चित्रलिपियां थी उसकी क्या मतलब है, ठीक है। तो डिसाइफरमेंट प्रोसेस को समझाया गया है। तो ये एक एग्जाम्पल है। अगर आप देखो तो क्या, जिस तरीके से यहाँ पर लायन बना हुआ है, ठीक, तो ये यहाँ पर जो वो इंग्लिश शब्द में दिया गया ताकि हम लोग समझ सके। और ये जो है वो हायरोग्लिफ्स है, चित्रलिपियां है। चित्र से जो मिस्र की भाषा लिखी गई थी वो स्क्रिप्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश भाषा है ना, जो हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्कॉलर्स ने क्या करा? साइड बाय साइड चीजों को रखा। ये रहा इजिप्ट का और इजिप्ट, ये क्या रहा? हायरोग्लिफ्स, इजिप्ट की चित्रलिपियां। और उन्होंने ग्रीक को यहाँ पर रखा था, क्योंकि अब हम लोग ग्रीक समझ नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हमें समझाने के लिए इंग्लिश भाषा लिखी गई है, ठीक है। तो स्कॉलर्स ने ये समझा, साइड बाय साइड चीजों को रख दिया। फिर ये समझा कि अच्छा भाई, जो एल लेटर है, एल लेटर के लिए इजिप्ट में जो लोग थे वो शेर के चित्र का इस्तेमाल करते थे। उसी तरह उन्होंने समझा कि जो ए लेटर है, ए लेटर के लिए वो लोग बर्ड के चित्र का इस्तेमाल करते थे। फिर पी लेटर के लिए वो लोग स्क्वायर के चित्र का इस्तेमाल करते थे। तो इस तरीके से जब वो धीरे धीरे सक्षम हो पाए, जान पाए, एक एक लेटर को पकड़ पाए कि कौन सा चित्र किस लेटर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो बाकी इजिप्ट में जितनी भी कहानियां थी वो सबको पढ़ने में सक्षम हो पाए, कामयाब हो पाए। और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी कहानियों को पता करा जो कि इजिप्ट की थी, कि जो बहुत सारी हिस्ट्री थी उसे पता कर पाए स्कॉलर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक क्या समझा? डिसाइफरमेंट प्रोसेस को समझा। और ये भी समझ लिया कि स्कॉलर्स आखिर डिसाइफरमेंट का कैसे इस्तेमाल करते थे इस चित्र के जरिए। अब देखिए, अब लास्ट हम लोग थोड़ा सा ना कंपेयर करेंगे चीजों को। जैसा कि हम लोग क्या है, इंडियन इंस्क्रिप्शन जो अशोकन इंस्क्रिप्शन था उसे चैप्टर में पढ़कर के आ चुके हैं। और अभी अभी हम लोगों ने क्या समझा? अभी अभी हम लोगों ने इजिप्शियन इंस्क्रिप्शन को समझा। तो दोनों को थोड़ा सा ना कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में ही कॉमन बात ये थी ना
कि दोनों ही जगह में क्या देखने को मिलता है भाई, कि चीजें एक ही लिखी गई थी, कहानी एक ही था, बस खाली क्या था, तो लैंग्वेजेस अलग अलग थे। दूसरी चीज हमें ये देखने को मिली कि दोनों ही जगह राजा रानियों का शासन था इंस्क्रिप्शन लिखाए जाने के दौरान। और तीसरी चीज हमें ये देखने को मिली, एक डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो इंडियन इंस्क्रिप्शन था, जो अशोक द्वारा लिखवाया गया था, अशोक राजा द्वारा, तो उसमें हमें देखने को मिलता है क्या कि अल्फा सिलेबिक लेटर्स होते हैं, मतलब अक्षर होते हैं। और वही इजिप्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, हायरोग्लिफिक, मतलब हमें देखने को मिलता है क्या कि भाई चित्र लिपियां होती है, चित्र बने होते हैं। तो ये एक यूनिक चीज देखने को मिलती है, अलग चीजें हमें थोड़ा सा इजिप्ट में देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी चीजें आपको यहाँ तक क्लियर रही होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिसाइफरमेंट प्रोसेस समझ में आया होगा और साथ ही साथ जो कंपैरिजन था वो भी क्लियर रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इस लेक्चर वीडियो से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, मैच द फॉलोइंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैच द फॉलोइंग, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नर्मदा वैली मतलब नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो नर्मदा नदी थी उसके आसपास जंगल हुआ करते थे, है ना। और आज से लगभग सैकड़ों साल पहले वहां पर जो लोग थे वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे, मतलब जानवरों का शिकार करते थे और फल फूल इकट्ठा करते थे। तो यहाँ पर जो आपका नर्मदा वैली है ना, तो इसका टिक कहाँ पर होगा, यहाँ पर मैच होगा हंटिंग एंड गैदरिंग में। अब दूसरा क्या है हमारा, तो दूसरा है हमारा मगध। तो मगध के बारे में हम लोगों ने क्या समझा था कि जो मगध है वो राज्य बिहार में स्थित है और वहां पर हमें सबसे बड़े बड़े साम्राज्य पहली बार विकसित होते हुए देखने को मिले। तो मगध में हम क्या मैच करेंगे, तो मगध का हो जाएगा आपका द फर्स्ट बिग किंगडम। थर्ड क्या है हमारा, गारो हिल्स। तो गारो हिल्स के बारे में हम लोगों ने समझा था कि जो लोग थे वहां पर एक एग्रीकल्चरलिस्ट की तरह सेटल्ड होना शुरू कर चुका थे लोगों ने, मतलब लोग एक कृषि लोगों ने करना शुरू कर दिया था गारो हिल्स में। तो गारो हिल्स का क्या हो जाएगा आपका, अर्ली एग्रीकल्चर, ठीक है। 4 क्या है, तो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, मतलब जो सिंधु नदी है और उसकी ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में हम लोगों ने समझा था कि आज से लगभग 4700 साल पहले वहां पर सबसे पहले शहर विकसित हुए थे। सबसे पहले शहर इंडिया में देखने को मिले थे सिंधु नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास। तो 4 का इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज का होगा द फर्स्ट सिटीज। तो 5th है हमारा गंगा वैली। तो गंगा नदी के बारे में हम लोगों ने क्या समझा था कि लोग पहले सिंधु नदी के पास रहते थे, फिर वहां से किसी कारण से लोग हट जाते हैं और गंगा नदी के पास बस जाते हैं आज से लगभग 2500 साल पहले और वहां शहर बनाते हैं, वहां विकसित होते हैं। तो हम लोग क्या समझेंगे यहाँ पर, तो गंगा वैली का क्या होगा, गंगा वैली का होगा सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग कंप्लीट होता है। अब आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर पर। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है लिस्ट 1 मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो हमें एक बड़ा सा अंतर बताना है मैन्युस्क्रिप्ट्स में और इंस्क्रिप्शंस में। समझते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटन ऑन सॉफ्ट सर्फेसेस लाइक पाम लीव्स और बर्च बार्क। मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे ना, हम लोगों ने क्या समझा था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथों से लिखे जाते थे और सॉफ्ट सतह पर, कोमल सतह पर लिखे जाते थे, जैसे कि ताड़ के पत्ते हो गए और आपका बर्च बार्क मतलब भुज पेड़ की छाल हो गया, ठीक है। और वही दूसरी तरफ इंस्क्रिप्शंस की बात कर ले तो इंस्क्रिप्शंस आर एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सर्फेसेस लाइक स्टोन और मेटल। तो हम लोगों ने समझा था कि जो इंस्क्रिप्शंस होते थे वो कठोर सतह पर लिखे जाते थे, जैसे कि मेटल्स हो गए, पत्थर हो गए, तो इन चीजों पर लिखे जाते थे। ओके, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रिटर्न टू रशीदास क्वेश्चन। अगर रशीदा के सवालों पर हम वापस से आते हैं, रशीदा का सवाल याद है ना कि रशीदा ने क्या क्वेश्चन करा था, रशीदा ने बोला था कि हम आज से लगभग 100 साल पुरानी बातें आखिर कैसे जान सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या पूछता है, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट, और क्या आप इस सवाल का जवाब बता सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे कि यस, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। वी कैन एब्सोल्युटली नो अबाउट इवेंट्स फ्रॉम 100 ईयर्स अगो एंड इवन मच फर्दर। हम लोग 100 साल क्या, उससे पहले की भी बातें बता सकते हैं। कैसे, तो बैक
है ना, बाय स्टडिंग सोर्सेज लाइक मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, बुक्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, पॉट्स, टूल्स एटसेट्रा। तो कैसे बता सकते हैं? तो स्टडी करके, जैसे कि जो सोर्सेज थे, साधन थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, पुराने टाइम का जो बुक हो गया, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब क्या? जो आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढते हैं खुदाई के दौरान, छानबीन के दौरान, है ना। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर पॉट्स और टूल्स का, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो इन सारी के सारी चीजों के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने अतीत के बारे में पता कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमें? मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट्स मे फाइंड। मतलब वो सारे सामान का नाम बताना है जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा? द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट्स मे फाइंड आर टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, पॉट्स, पैन्स, कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो वो सारी चीजें जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिल सकती है खुदाई के दौरान, छानबीन के दौरान, तो वो ये सारी चीजें, आपका औजार हो गया, हथियार हो गया, आपका ज्वेलरीज हो गए, फिर घड़े, बर्तन, सिक्के और इंस्क्रिप्शंस। और वही क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा में हमसे पूछता है व्हिच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। और इनमें से कौन कौन सी चीजें पत्थरों की बनी हो सकती है ना। तो हम लिखेंगे क्या? टूल्स, वीपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस कुड बी मेड ऑफ स्टोन। अब फोर्थ क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहता है व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। मतलब पुराने टाइम पर जो आम जनताएं थी, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने अपना रिकॉर्ड्स क्यों नहीं रखा, अपने जीवन के बारे में क्यों नहीं लिखा? तो हम आंसर में लिखेंगे आई थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ देयर लाइफ फॉर सेवरल रीजंस। उन्होंने अपने जीवन के बारे में बहुत सारे कारणों की वजह से नहीं लिखा। कौन कौन से कारण है? तो पहला है आपका इलिटरेसी, है ना। पीपल डिड नॉट नो हाउ टू रीड और राइट। मतलब जो लोग थे वो जानते ही नहीं थे कि लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, तो वो रिकॉर्ड्स कैसे रखते। दूसरा कारण क्या है? कॉस्ट एंड एफर्ट। तो रिकॉर्ड कीपिंग वाज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट। मतलब रिकॉर्ड रखना काफी महंगा हुआ करता था। अगर आप देखो कि राजा महाराजा क्या करते थे? स्क्राइब्स को बुलवाते थे जिनके पास टैलेंट होता था, और वो इंस्क्रिप्शंस के ऊपर, कठोर सतह के ऊपर लिखा करते थे रिकॉर्ड्स को, ठीक है। तो काफी महंगा होता था और आम जनता के पास उतने पैसे नहीं होते थे, ठीक। और दूसरी बात क्या है कि इंस्क्रिप्शंस पर लिखना काफी मुश्किल भी था क्योंकि कठोर सतह था, और कठोर सतह पर गुदवा कर लिखना, खोद कर लिखना एक मुश्किल काम था, ठीक है। तो दूसरा कारण क्या हो गया आपका? कॉस्ट एंड एफर्ट। तीसरा कारण है क्या? लैक ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब जो आम जनताएं थी ना, उन्हें रिकॉर्ड रखने के महत्व के बारे में नहीं पता था। पता उन्हें क्या लगता था? सो दे फेल्ट देयर डेली रूटीन लाइक हंटिंग, गैदरिंग एंड फार्मिंग वाज ऑर्डिनरी एंड नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ टू रिकॉर्ड कंपेयर टू अ किंग्स विक्ट्री। उन्हें क्या लगता था कि उनके जो रोजमर्रा का जीवन है, जैसे कि हंटिंग, शिकार करना, फल फूल इकट्ठा करना, खेती करना, तो ये सारी चीजें क्या है? काफी साधारण है, काफी आम है। जबकि राजा महाराजा की जो बड़ी बड़ी जीत है ना, उनके रिकॉर्ड के मुकाबले हमारे जो रोजमर्रा का जीवन है उसका रिकॉर्ड रखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो लैक ऑफ सिग्निफिकेंस। और आप ये भी लिख सकते हो क्या? फोकस ऑन सर्वाइवल। वो लोग क्या है ना कि सर्वाइवल पर ज्यादा फोकस करते थे, ठीक है। अगर आप देखो तो क्या उस वक्त पर जिंदा रह लेना ही बहुत बड़ी बात थी। 2 वक्त की रोटी मिल जाना, खुद को चीता, भालू, शेर से बचा लेना ही बहुत बड़ी बात थी। तो उस टाइम पर क्या लोगों के पास फ्री टाइम भी नहीं होता था, अपने रोजमर्रा के जीवन पर लगे रहते थे, तो उनके पास टाइम भी नहीं होता था और ना ही उतना ज्यादा रिसोर्सेस थे, साधन थे कि वो रिकॉर्ड्स को रख सके, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सो डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 ways in which you think the lives of kings would have been different from those of farmers। हमें 2 तरीके बताने हैं, 2 पॉइंट्स बताने हैं जिसके वजह से आपको लगता है कि जो राजा महाराजा की जिंदगी थी और एक आम फार्मर की जिंदगी थी, दोनों की जिंदगी अलग होती थी, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वन पास्ट और मैनी में पढ़ा था कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल का अलग अलग पास्ट होता है ना। तो इसमें राजा और फार्मर्स के बारे में हमें 2 पॉइंट लिखना है। समझते हैं। पहला हमारा किंग्स वर रिस्पेक्टेड एंड ओबेड बाय एवरीवन। तो जो राजा महाराजा थे ना, उनकी सब आदर करते थे और सभी लोग क्या करते थे ना, उनके जो भी आदेश थे उनका पालन किया करते थे। मतलब उनके पास पावर था भाई, ठीक है। वाइल
फार्मर्स वर ऑर्डिनरी पीपल विथ लेस पावर। वही दूसरी तरफ जो फार्मर्स होते थे, किसान होते थे, वो आम जनताएं थी, उनके पास पावर कम हुआ करता था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, किंग्स लिव्ड इन बिग पैलेसेस एंड हैड सर्वेंट्स। तो जो राजा महाराजा थे ना, वो बड़े बड़े महलों में रहा करते थे, आसपास नौकर चाकर लगे होते थे। वाइल farmers lived in a small houses or huts and worked hard in the field। वही दूसरी तरफ जो किसान होते थे, वो छोटे मोटे घरों में रहते थे, झोपड़ियों में रहा करते थे और अपने खेत पर बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया करते थे। ठीक है, और इसी तरह से हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है, लेक्चर वीडियो भी और क्वेश्चन आंसर भी। मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी चीजें आपको क्लियर रही होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और प्लीज फीडबैक देना मत भूलिएगा। और इसी तरह अपने माइंड को मेकअप करते रहिए स्टडी के साथ, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।